पूरा क्लासिफिकेशन हुआ पीरियोडिक टेबल का। करंटली 118 एलिमेंट्स वी हैव। ऐसा कहा जाता है कि हजारों सालों पहले जब ये बिग बैंग थियरी जो इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके अंदर ये सभी एलिमेंट्स जो थे वो यहाँ से मिलने स्टार्ट हुए। और एक्चुअल में जो पीरियोडिक टेबल था और इसकी क्लासिफिकेशन जो स्टार्ट हुई वो 18th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुई। 18th सेंचुरी के अंदर मतलब उस टाइम पे टोटल 31 एलिमेंट्स अवेलेबल थे, नॉन थे एलिमेंट्स। टाइम जैसे पास होता गया 1865 तक पहुंचा है, तब हमें 65 एलिमेंट्स नॉन हो चुके थे। तब यहाँ पे ये नीड हमें ज़रूरत पड़ गई कि भाई अब क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। 31 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, तब तक तो चल रहा था, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो रहा था। लेकिन जब 65 एलिमेंट्स तक हम लोग पहुँच गए, साइंटिस्ट लोग पहुँच गए, तब ये नीड एक खड़ी हो गई कि भाई अब हमें ये क्लासिफिकेशन करना चाहिए। और उस क्लासिफिकेशन के अंदर जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो थे डॉबरेनर। वो हमें पता है किन किन साइंटिस्टों ने पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो डेवलप किया या डेवलपमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन किया। तो आज का लेक्चर होगा पूरा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के ऊपर कि भाई हम लोगों ने कैसे ये पूरा जो पीरियोडिक टेबल जो है वो डिराइव हुआ, डेवलप हुआ। डॉबरेनर, उसके बाद आए न्यूलैंड, न्यूलैंड के बाद लॉथरमेयर एंड मेंडेलीव। लॉथरमेयर के बारे में बहुत ही कम लिखा जाता है टेक्स्ट बुक के अंदर। उस बेचारे की एक ही गलती थी, पब्लिश नहीं कर पाया, और इसीलिए मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं। दिमित्री मेंडेलीव मॉडर्न, वहाँ पे ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। लेकिन मेंडेलीव के टाइम के ऊपर जब रिसर्च चल रहा था, तब उसी टाइम पे लूथरमेयर भी वर्क कर रहे थे, उसको भी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगा। फिर मेंडेलीव्स ने अपना लॉ दे दिया, मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ, बहुत ही फेमस हुआ, बहुत फेमस हुआ। और इसके बाद जो 100% डेवलप हुआ वो किया मूजली ने, क्योंकि हेनरी मूजली ने 1913 के अंदर, इन 1913 ही प्रपोज हिज लॉ एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो इतना आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डॉबरेनर्स ट्राइड से। ओके, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम है तो हेडिंग लिख रहा हूँ मैं, चैप्टर नंबर 3, और हेडिंग लिखो डेवलपमेंट्स। जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई उसको आज ही हम लोग पढ़ लेंगे, फिर कल से स्टार्ट कर देंगे हम लोग पीरियोडिक टेबल। ओके, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे डॉबरेनर या डॉबरनेयर भी इन्हें कभी कभार प्रोनाउंस करते हैं। ओके, डॉबरेनियर्स ट्राइड्स। ट्राइड्स का मतलब आप लोगों को पता है, ग्रुप होता है, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप। अब डॉबरेनर ने क्या किया कि वहाँ पे उस टाइम पे कितने एलिमेंट्स अवेलेबल थे, 31 एलिमेंट्स आर अवेलेबल फॉर हिम। तो इन भाई साहब ने क्या किया कि 3 एलिमेंट को सिलेक्ट किया, 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बना दिया, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स उन्होंने बना दिए। सपोज करो कि वो ए, बी और सी 3 एलिमेंट्स थे। इन्होंने क्या किया भाई कि भाई ये जो बी का एटॉमिक मास है या तो फिर एटॉमिक वेट ऑफ बी इज इक्वल टू एटॉमिक मास या वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2। ऐसा करो तो
तो आप लोगों को बी का जो है वो एटॉमिक मास मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल लॉ दिया था। ये ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे, बहुत ही सक्सेस रहा इनका ये जो उतने प्रैक्टिस की, मतलब एक स्टार्ट तो किया, इसकी वजह से एक स्टार्टअप की वजह से इन्हें बहुत ही फेमस हो गई ये डॉब्रेनर, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई करना इतना आसान नहीं था। लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट बात थी वो थी एटॉमिक वेट। किसके अकॉर्डिंग किया था ये क्लासिफिकेशन? तो एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट्स, इनके ऊपर ही इन्होंने बात की कि भाई अगर हम लोग एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर, या तो फिर एक ऐसा ग्रुप बनाओ 3 लोगों का, इसमें फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मास कैलकुलेट करो और उसकी मीन वैल्यू निकाल दो, तो जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। बहुत ही सिंपल लॉ उसने दिया था। एग्जाम्पल्स लिखते हैं हम लोग शॉर्ट में, और आप लोगों को पता है इसलिए मैं बहुत डिटेल में इसके अंदर नहीं जाऊंगा। 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम इज़ 7, दिस इज़ 23 एंड दिस इज़ 39। तो जब आप लोग 39 + 7 करोगे तो 46 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 23 मिलता है। सेकंड एग्जाम्पल जो था वो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम था। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, इसका मिला था 88 और इसका मिला था 137। ओके, अब इन दोनों का टोटल करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आंसर मिल रहा था कुछ 88.5, मतलब नियर बाय वैल्यूज मिल रही थी, इसे यहाँ पे कंसीडर किया गया। नंबर 3 एग्जाम्पल जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन था। क्लोरीन एंड 35.5, दिस इज 80 एंड दिस इज 127। तो यहाँ पे भी नियरली कुछ आंसर 81 जितना मिल रहा था, तो भी नियर बाय वैल्यू करके इन लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया इसको। फिर सेकंड थर्ड एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। नेक्स्ट कुछ ऐसे मिले इनके सिवाय भी। नंबर 4 जो है एग्जाम्पल के अंदर सल्फर, सेलूरियम एंड टेलूरियम। सल्फर का होता है 32, सेलूरियम इज़ 81 एंड टेलूरियम इज़ 129। ओके, तो इन दोनों का किया गया कैलकुलेशन, तो भी यहाँ पे ये वैल्यू नियरली मिल रही थी। नंबर 5 एक लास्ट एग्जांपल लिया गया, आयरन 56, कोबाल्ट 57 एंड निकल जो है वो 58 था। तो 56, 57 एंड 58 अप्रॉक्सीमेट यहाँ से वैल्यूज़ मिल रही थी। लेकिन 31 एलिमेंट्स अवेलेबल थे, उसमें से कुछ ही एलिमेंट्स को यहाँ पे ट्राइड में जगह मिली, बाकी सभी वहाँ पे ये लॉ को फुलफिल नहीं कर रहे थे, इसलिए ये लॉ, मतलब ये जो डॉब्रेनर ने बताया ट्राइड्स लॉ, वो फेल कर गया। अब यहाँ पे फेलियर वर्ड जो है वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इतनी बड़ी सक्सेस मिली थी, क्योंकि ये 5 एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को लिखे, तो टोटल 15 एलिमेंट्स को उन्होंने भाई साहब ने तो क्लासीफाई किया, इतना तो कुछ अच्छा किया, इसलिए उनको डीमेरिट्स एंड मेरिट्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है वहाँ पे क्लासिफिकेशन। तो मेरिट्स क्या थे? तो सबसे पहला मेरिट तो ये था कि फर्स्ट पर्सन टू क्लासीफाई अवेलेबल एलिमेंट्स, उसको भाई पहला एक ऐसा पर्सन जो था जो इतने एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर पाया। सेकंड इम्पॉर्टेंट मेरिट ये था, सेकंड सक्सेस ये मिली कि उसने एटॉमिक वेट के मतलब एटॉमिक वेट के रिगार्डिंग ये ट्राइड जो थे वो बनाए हैं। और फिर इसने क्या किया कि ये जो 3 एलिमेंट हैं, अभी हमें पता है कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर इन अ सेम ग्रुप, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम आर इन अ सेम ग्रुप, दिस 3 आर एलिमेंट्स इन अ सेम ग्रुप। तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पता चला कि ना, हाँ यस, कि ये तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, इन तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर मिल रही है।
तो ये दो मेरिट्स, दो सक्सेस सबसे बड़ी इस डॉबरिनर को मिली। लेकिन फेलियर क्या था, बाकी के एलिमेंट का क्या? ओके, तो बाकी के जो एलिमेंट थे उसका हमें उसका एक्सप्लेनेशन कुछ भी वहाँ पे नहीं मिला। और दूसरी बात जो डीमेरिट के अंदर ये थी कि सेम ग्रुप के एलिमेंट ये लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे। उसका भी मैं एग्जांपल दे दूं, लेकिन उससे पहले हम लोग लिखेंगे सक्सेस ऑफ डॉबरिनर्स लॉ। फर्स्ट जो था कि भाई एलिमेंट्स को फर्स्ट पर्सन who classify elements। सेकंड जो उसे मिला कि प्रॉपर्टीज फाउंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ यहाँ से पता चल रही थी और कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पता नहीं चल रही थी। फिर यहाँ पे आते हैं डीमेरिट्स। तो सबसे पहला डीमेरिट, ऑल द नोन एलिमेंट्स could not classify, could not fixed into triads, उसमें फिट नहीं बैठ रहे थे। एंड सबसे बड़ा डीमेरिट ये था, इन द सेम ग्रुप लॉ ऑफ triad was not obeyed। फॉर एग्जाम्पल कि फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, हमने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो लिया, लेकिन फ्लोरीन का 19, ये 35.5 और ये 80, तो इन दोनों का टोटल करोगे तो नियरली 100 होता है। नियरली 100 मान लो, तो यहाँ पे 50 मिलना चाहिए, तो वो तो था नहीं, इसलिए सेम ग्रुप के अंदर ये लॉ जो था वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। ओके, फिर आए न्यूलैंड बहुत ही अच्छे मज़ेदार साइंटिस्ट थे। हमें पता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, सेकंड साइंटिस्ट जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ओके, ऑक्टेव्स, टोन, भाई क्या थे वो? म्यूजिक से बहुत ही अच्छा उन्हें लगाव था और केमिस्ट्री से भी अच्छा लगाव था। ओके, उनका शौक था, एक म्यूज़िक हॉबी थी। वैसे केमिस्ट थे तो म्यूज़िक को अप्लाई किया, जितने भी 7 टोन्स जो होते हैं, सा रे ग म प द नी, फिर से हम लोग क्या बोलते हैं, सा। तो उन्होंने अपना लॉ दे दिया भाई इस म्यूज़िक के ऊपर से कि भाई फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी। बस ईच एंड एवरी 8th एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट हैज़ सेम प्रॉपर्टी। ओके, तो बहुत ही सिंपल था, सा रे गा म प द नी, और फिर से क्या आता है, सा। तो इसने भाई साहब ने क्लासिफिकेशन कर दिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। यहाँ तक ही भाई साहब पहुँच पाए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये याद रखनी है कि दिस law is obeyed by only lighter elements। और ये भी क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग था? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक
वेट के ही अकॉर्डिंग ये क्या था, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर था किसका, एटॉमिक वेट का। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है और एट्थ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये याद रखनी है, लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल था और अकॉर्डिंग्स विथ एटॉमिक वेट था। लेकिन इन भाई साहब को सबसे बड़ी सक्सेस कहाँ पे मिली, इन्होंने फाइंड किया पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है, तो ये कहाँ से आया, तो ये आया यहाँ से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट के ऊपर से। तो व्हाट इज पीरियोडिसिटी, इट इज द रिपीटेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर ग्रेजुअल, या तो फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। इट इज अ रिपीटेशन, मैं लिखवा रहा हूँ, चलो लिख लेते हैं हम लोग। ये तो बहुत ही सिंपल लॉ था। लॉ आप लोगों को क्या करना है, टेक्स्ट बुक में से देख लेना, एग्जाम में पूछा जाए तो वही कॉपी एंड पेस्ट करना है। लॉ ओन वर्ड्स में नहीं लिखना है कभी भी। जितने भी लॉ, डॉब्रेनर का लॉ है या तो फिर मेंडेलीव का ये लॉ, आप लोगों को टेक्स्ट बुक में से जो लैंग्वेज लिखी है लॉ की वही कॉपी एंड पेस्ट करनी है। ओके, तो यहाँ से न्यूलैंड को सबसे बड़ी सक्सेस मिली थी किसके ऊपर, पीरियोडिसिटी के ऊपर, क्योंकि इसने अरेंज किया था भाई साहब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इट इज रिपीटेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। फिक्स्ड इंटरवल कहाँ से आया भाई, फिक्स्ड इंटरवल सारे गामा पदनी सा सा सा, हाँ चले मत जाना उसके अंदर। तो सा और सा तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम, मतलब फिक्स्ड इंटरवल के ऊपर से। ये तो यहाँ पे ये जो इंटरवल की जो वैल्यू थी वो फिक्स थी। फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट हैव अ सेम प्रॉपर्टी। ओके, एक और डेफिनेशन यहाँ पे दी जाती है, इट इज रिपीटेशन ऑफ, थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंज किया जाता है, रिपीटेशन और इंक्रीज और डिक्रीज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। यहाँ पे एग्जांपल ले लो, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। एटॉमिक नंबर कितना है, 3, 11, 19। तो अगर मैं इनके रेडियस की बात करूँ, रेडियस तो मूविंग फ्रॉम लिथियम टू पोटेशियम, रेडियस क्या करता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पे क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूँ, लिथियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। यहाँ पे क्या होता है, आर्गॉन कोर 3s1 एंड पोटेशियम इज अ आर्गॉन कोर 4s1। तो यहाँ पे 2s 3s एंड 4s, तो एनर्जी लेवल बढ़ा तो रेडियस इंक्रीज होती है। बहुत इजी है। चलो, तो ये थी पीरियोडिसिटी की बात। ओके, पीरियोडिसिटी सक्सेस मिला, लेकिन फेलियर, डिमेरिट क्या होना चाहिए, क्योंकि सभी एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स ही यहाँ पे आए, सिर्फ और सिर्फ लाइटर एलिमेंट ही आए। ओके, लेकिन पहले बात करते हैं हम लोग सक्सेस। एक की सक्सेस इन्होंने फाइंड किया था, वो था पीरियोडिसिटी। ओके, डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिसिटी, और वो किसके अकॉर्डिंग मिली हमें, तो रीज़न भी लिखना चाहिए हमें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अंदर जब अरेंज हुए तब ये पीरियोडिसिटी मिली। और डीमेरिट्स क्या थे,
तो सबसे पहला इसके अंदर जो मिला हमें क्या, तो कि डिस्कवरी ऑफ ए नोबेल गैस। तब भाई नहीं हुआ था ना नोबेल गैस, क्योंकि फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है, तो उस टाइम पे तो ये अवेलेबल नहीं थे। सेकंड, ओनली एप्लीकेबल टू द, ये जो लॉ था, लॉ नॉट ओबेड बाय हैवियर एलिमेंट्स। हैवियर एलिमेंट्स जो थे उसके लिए ये तो था ही नहीं। तो ये मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब बारी आती है मेंडेलीव की। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल हम लोग जो पढ़ते हैं, ओके, लेकिन मेंडेलीव से पहले हम लोग पढ़ेंगे लूथर मेयर। अब मेंडेलीव भाई साहब जो थे वो रसिया के अंदर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, और ये भाई साहब लूथर मेयर जो थे वो जर्मनी के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मेंडेलीव ने यूज़ किया था प्लेइंग कार्ड्स को, पत्तों को, ताश के पत्तों को यूज़ किया था, और इन भाई साहब ने, लूथर मेयर ने यूज़ किया ग्राफ्स को। ओके, ग्राफ किसका ड्रॉ किया गया, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास का, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास, उसका ग्राफ ड्रॉ किया। मैं थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन करूंगा कि भाई उन्होंने कैसे ग्राफ ड्रॉ किया था और कैसे बता दिया कि हाँ ये इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो सेम मिलेगी। ओके, लेकिन मेंडेलीव की सबसे बड़ी सक्सेस ये थी कि उसके पास 63 एलिमेंट्स अवेलेबल थे, और 63 के 63 को क्लासीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। देखो, पहले डॉबरेनर भी एटॉमिक वेट के ऊपर काम किया, न्यूलैंड ने भी एटॉमिक वेट के ऊपर काम किया, इन दोनों ने भी एटॉमिक वेट के ऊपर काम किया। ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो टोटली एडिटेड मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल है, लेकिन मेंडेलीव के पास तो 63 एलिमेंट्स ही थे। उसने क्या किया था वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लूथर मेयर की बात। लूथर मेयर, अब लूथर मेयर भाई साहब ने क्या किया, लिया तो एटॉमिक वेट ही, लेकिन उन्होंने जो ग्राफ ड्रॉ किया था एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट, ग्राफ कुछ ऐसा बनाया था इस भाई साहब ने। बहुत हमारे डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे हम लोग। एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट, जो एक्सपेरिमेंट्स मेंडेलीव एज अ टेबल कर रहे थे, यही भाई साहब वही एक्सपेरिमेंट, वही रिजल्ट इन्हें भी मिला एज अ ग्राफ। और ग्राफ का जो स्टाइल था वो कुछ ऐसा मिल रहा था, और यहाँ पे पिक के ऊपर एलिमेंट्स मिल रहे थे। यहाँ पे लिथियम मिल रहा था, यहाँ पे सोडियम मिल रहा था, यहाँ पे पोटेशियम मिल रहा था, यहाँ पे आप लोगों को बेरिलियम मिल रहा था, मैग्नीशियम मिल रहा था, कैल्शियम मिल रहा था, फिर यहाँ पे आप लोगों को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ऐसे मिल रहे थे। मतलब इन भाई साहब ने ऐसे कहा कि जो भी कर्व के पिक के ऊपर बैठे हैं एलिमेंट्स, उन सभी की प्रॉपर्टी सेम होगी। मतलब जहाँ पे जिस पोजीशन पे जो भी एलिमेंट मिल रहे हैं कर्व की, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अगर देखी जाए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, तो वो सेम मिलती है। तो मेंडेलीव भाई साहब ने कुछ ऐसा बताया कि एलिमेंट्स एट similar position having similar position, यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज करो, एलिमेंट्स एट अ सिमिलर पोजीशन ऑफ कर्व हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये बात बताई लूथर मेयर ने। ओके, लेकिन उस बेचारे की गलती ये थी कि अपना लॉ जो था वो पहले पब्लिश नहीं कर पाया, और मेंडेलीव भाई साहब ने चांस ले लिया।
और उसने अपना पीरियोडिक टेबल जो है वो पब्लिश कर दिया। मेंडेलीव ने एटॉमिक वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर रखा, लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर आप लोगों को दिया गया है ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। उसके अंदर मेंडेलीव ने क्या किया था, 8 ग्रुप्स वहाँ पे रखे थे, 8 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया। इन 8 में से 1 to 7 के अंदर सब ग्रुप प्रेजेंट थे। ये पीरियोडिक टेबल जो है वो मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को टेक्स्ट बुक के अंदर देखना है। और जो 8th ग्रुप था उसके अंदर 3 एलिमेंट्स उसने रखे थे, मतलब 3 एलिमेंट का एक ग्रुप वहाँ पे रखा गया था। फिर दूसरी बात ये थी कि 7 पीरियड्स भी उसने वहाँ पे क्लासीफाई किए, 7 पीरियड्स भी वहाँ पे क्लासीफाई किए। और जब पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजेस मिल रहे थे। थर्ड इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि वैलेंसी के बारे में उसने बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी। उसने क्या किया था, ही फॉर्म्ड ऑक्साइड्स ऑफ ऑल अवेलेबल एलिमेंट्स। भाई ऑक्साइड्स बनाए थे और उसके ऊपर से इसने अपना क्लासिफिकेशन दिया। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर देखोगे, ग्रुप 3 और 4 के अंदर आप लोगों को मिलेंगी, वहां पे रखा गया एक गैप। एल्यूमिनियम और इंडियम वहां पे एलिमेंट होंगे, तो एल्यूमिनियम का जब एटॉमिक मास कैलकुलेट हुआ और जब इंडियम का मास कैलकुलेट हुआ तो उन दोनों के बीच में बहुत ही वास्ट डिफरेंस मिला। और इसकी वजह से मेंडेलीव ने यहाँ पे एक एक्सेप्शन या फिर सजेशन दिया कि यहाँ पे एक और एलिमेंट होना चाहिए जो फ्यूचर में साइंटिस्ट लोग फाइंड करेंगे। ऐसे ही ग्रुप 4 के अंदर भी सेम पोजीशन पे वहाँ पे था, सिलिकॉन के नीचे, तो एक और एलिमेंट वहाँ पे गैप रखा गया। ओके, तो ये मेंडेलीव का एक ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल था। यहाँ पे मैं आप लोगों को बेसिक जो हमारे काम की बातें हैं वो यहाँ से मैंने आप लोगों को बताई। और सबसे बड़ा काम जो था वो क्या था, 63 एलिमेंट्स, टोटली ऑल एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड। टेक्स्ट बुक में से आप लोगों को ये पढ़ना है। ओके, बाकी तो आप लोगों को सब कुछ पता ही है। चलो, तो इन भाई साहब ने क्या दिया, पीरियोडिक लॉ। और पीरियोडिक लॉ क्या था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। दिस इज पीरियोडिक लॉ। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। चलो, अब जाते हैं हम लोग मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर। मेंडेलीव्स मेरिट्स एंड डीमेरिट, सक्सेस कितनी मिली। और एक बात यहाँ पे ये याद रखनी है कि नोबेल गैस अभी तक नहीं आए थे, मेंडेलीव के पास भी नोबेल गैस नहीं थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरिट्स, अगर पूरा मेंडेलीव्स एक्सपेरिमेंट ये जितनी भी बातें उसने की अगर उसको पूछना है तो मेरिट और डीमेरिट के साथ 3 मार्क्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो सबसे पहला, ऑल 63 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, मतलब वो क्लासीफाई हो गए थे, उसमें कोई भी बाकी नहीं रहा था। सेकंड, पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक वेट। ये तो बात सभी ने बताई थी, डॉब्रिनर भी बताई, न्यूलैंड ने भी बताई। फिर ये गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के बारे में भी इसने बताया कि यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट जो होगा वो प्रेजेंट होगा। नंबर 4, इनके लिए भी प्रेडिक्शन दिया, प्रेडिक्ट
प्रेडिक्ट किया यहाँ पे, प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ओके, इसने ये तो बता दिया कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएंगे इनकी प्रॉपर्टी ऐसी 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 होंगी। तो जो एल्यूमिनियम था उसके नीचे एक गैप रखा गया, उसको नाम दिया गया ए का एल्यूमिनियम, और अभी वो पहचाना जाता है गैलियम से। और फिर सिलिकॉन के नीचे रखा गया ए का सिलिकॉन, उसे उस टाइम पे नाम दिया गया था, लेकिन अभी उसको हम लोग जानते हैं जर्मेनियम से। ओके, तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन, ये भी गैलियम एंड जर्मेनियम, ए का एल्यूमिनियम एंड ए का सिलिकॉन। मूव ऑन टू डीमेरिट्स। ऐसा नहीं है कि इसके भी डीमेरिट्स नहीं थे, यहाँ ये भाई भी कहीं ना कहीं पे फेलियर तो मिला ही था। डीमेरिट्स। अब डीमेरिट के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या था? ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। मतलब आप लोग जब ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल देखोगे तो वहाँ पे प्लेटिनम इज इन 8th ग्रुप में, लेकिन गोल्ड को रखा गया फर्स्ट ग्रुप के अंदर, फर्स्ट बी ग्रुप के अंदर। वैसे एल्यूमिनियम, ये गोल्ड एंड प्लेटिनम की बहुत सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट ग्रुप में थे। सेकंड, सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट नहीं हुआ था। जैसे आप लोग फर्स्ट बी ग्रुप में देखोगे सिल्वर वहाँ पे प्रेजेंट है, एक्चुअली सिल्वर की ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जो ग्रुप के फर्स्ट ग्रुप के साथ मैच हो रही हो। ओके, तो ये भी सेपरेशन नहीं हो पाया। थर्ड, आइसोटॉप्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया। अब इन भाई साहब ने अपना ही लॉ जो है वो ब्रेक कर दिया। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो अरेंज किया, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, एटॉमिक मास होता है, तो उसको तो वहाँ पे पोजीशन नहीं दी गई, सिर्फ हाइड्रोजन को ही रखा गया। फोर्थ, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ये भी बता नहीं पाए थे, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को अभी भी बीच में ही रखते हैं, किसी भी ग्रुप में कंसिडर नहीं करते हैं। वैसे ग्रुप 1 और 17 जैसी प्रॉपर्टी वो दिखाता है। ओके, तो ये था मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। फिर हम लोग अब जाते हैं लास्ट मूसली के ऊपर। मूसलीज एक्सपेरिमेंट या मूसलीज लॉ, मोगली नहीं हो जाना चाहिए, मूसलीज लॉ दिया गया 1913 के अंदर। इन भाई साहब ने क्या कहा? इन भाई साहब ने एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल्स को लिया इन भाई साहब ने, और जितने भी मेटल्स अवेलेबल थे उनके ऊपर बम्बार्डिंग करवा दिया। अब अभी हम लोग चैप्टर 2 के अंदर पढ़ते आए, मेटल सरफेस के ऊपर पार्टिकल जब वहाँ पे कोलॉइड होगा तब क्या मिलेंगे हमें? रेडिएशंस। और यहाँ पे मिल रही थी हमें एक्सरेज। रेडिएशन की जो वेवलेंथ थी, फ्रीक्वेंसी थी, वो किस रीजन में हो रही थी? एक्सरेज की रीजन में वहाँ पे मिल रही थी। इन भाई साहब ने क्या किया कि यहाँ से जो एक्सरेज मिल रही थी उनको फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया, और फ्रीक्वेंसी को एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर इन दोनों के साथ कंपेयर किया और ग्राफ ड्रॉ किया। तो एज अ कंक्लूजन ऐसा मिला कि ये एटॉमिक वेट वाली कुछ बात नहीं होती है, ये सभी एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो सिंपल सा लॉ लिखते हैं हम लोग, ही प्रपोज्ड दैट he bombarded high speed electrons, या तो फिर इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कैथोड रेज,
टेक्स्ट बुक वालों ने शायद नहीं दिया गया होगा। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन on different metal surfaces and obtained X-rays। यहाँ से मिल रही थी हमें X-rays। He observed that regularities in the properties of X-rays, X-ray spectra of elements। और फिर इसने क्या किया, अंडर रूट वी वर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड, ये सीधा बता दिया। इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन, और इसके ऊपर से दे दिया अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर periodic function of atomic number। okay, atomic number।